निम्नलिखित सारणिकों के अवयव के उपसारणिक एवं सहखंड लिखिए। पहला में यहाँ पहला है ये और दूसरा है ये, तो हमें इसमें इन सारणिकों में उपस्थित अवयव के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात करने हैं। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है सारणिक 2 ऋण 4 0 3 और यहाँ पर ये सारणिक 2/2 का है, इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगा A11 A12 A21 और A22। यहाँ पर इसका मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में स्थित अवयव जो कि है ये, इस तरह से इसका मतलब है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में स्थित अवयव, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में स्थित अवयव है ऋण 4। इसी तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3। तो हमें इसमें इनके अवयव के उपसारणिक व सहखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम उपसारणिक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा M11 बराबर, इसका मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बचा 3, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 3। तो अब हम A12 का उपसारणिक मतलब M12 ज्ञात करेंगे। इसी तरह से M12 मतलब कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़कर यहाँ बचा है 0, तो M12 का मान हो जाएगा 0। इसी तरह से हम M21 और M22 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर यहाँ बचा है ऋण 4, तो इसका मान हो जाएगा ऋण 4। फिर M22 मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़कर यहाँ बचा है 2, तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने उपसारणी ज्ञात कर लिया। तो अब हम सहखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा A11 बराबर, सहखंड ज्ञात करने का सूत्र होता है AIJ बराबर ऋण 1 की घात I धन J गुणा, यहाँ पर आ जाएगा M I गुणा J, और यहाँ पर I रो को और यहाँ पर J कॉलम को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर इसमें I है 1 और J है 1, तो यहाँ पर A11 बराबर आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणा, यहाँ पर M11, तो यहाँ से बराबर हम इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 और यहाँ पर घात सम है इसलिए ऋण हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा M11 का मान आया है 3, तो यहाँ से बराबर में हमारा उत्तर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर हमने A11 का सहखंड ज्ञात कर लिया। तो अब हम A12 का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा A12 बराबर, हम इसे भी यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर I है 1 और J है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 2 गुणा, यहाँ पर M12, फिर हम इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 3 और यहाँ पर घात विषम है इसलिए यहाँ पर ये ऋणात्मक ही रहेगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा M12 का मान आया है 0, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 0। इसी तरह से हम A21 और A22 का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा A21 और A22, तो यहाँ पर ये बराबर आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 धन 1 गुणा, यहाँ पर आ जाएगा M21, फिर हम इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 3 और यहाँ पर घात विषम है इसीलिए ये ऋणात्मक रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा, इसका मान है ऋण 4, फिर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 4। इसी तरह से A22 बराबर आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 धन 2 गुणा, यहाँ पर M22, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 4 और यहाँ पर घात सम है इसलिए ऋण हट जाएगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा M22 का मान आया है 2, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमने पहला तो हल कर लिया, तो अब हम दूसरा हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा दूसरा, तो यहाँ पर जैसा हमने इसे हल किया उस तरह से हम इसे भी हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, दिया है सारणिक ACBD। तो अब हम A11 का उपसारणिक मतलब M11 ज्ञात करेंगे। इसी तरह से A12 का उपसारणिक मतलब M12, फिर यहाँ पर आ जाएगा M21 और M22। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर यहाँ बचा है D, तो M11 का मान हो जाएगा D। इस तरह से इसका मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़कर यहाँ बचा है B, यहाँ पर उत्तर आ जाएगा B। फिर इसका मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर यहाँ पर बचा है C, तो इसका मान हो जाएगा C। फिर इसका मतलब है सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़कर यहाँ पर बचा है A, तो इसका मान हो जाएगा
ए। तो यहाँ पर हमने इसका उप सारणिक तो ज्ञात कर लिया, तो अब हम इसका सहखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा A11 का सहखंड A11 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणा M11। फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 और यहाँ पर घात सम है इसीलिए यहाँ पर ऋण हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा M11 का मान है D, फिर हम D का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा D। इस तरह से हम M12 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 2 गुणा M12। फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 3 और यहाँ पर घात विषम है इसलिए ये ऋणात्मक ही रहेगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा M12 का मान है B, फिर हम B का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण B। इसी तरह से हम A21 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 धन 1 गुणा M21। हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 3 और यहाँ पर घात विषम है इसीलिए इसका मान ऋणात्मक ही रहेगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा M21 का मान है C, फिर C का ऋण 1 में गुणा तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण C। फिर हम A22 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 धन 2 गुणा M22। फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 4 और यहाँ पर घात सम है इसलिए ऋण हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा M22 का मान है A, फिर A का 1 में गुणा तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा A। तो यहाँ पर हमने दोनों सारणिकों के प्रत्येक अवयव के उप सारणिक और सहखंड ज्ञात कर लिए हैं। निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक एवं सहखंड लिखिए। तो हमें इसमें इन दोनों सारणिकों के प्रत्येक अवयव के उप सारणिक एवं सहखंड ज्ञात करने हैं, तो इसीलिए पहले हम इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है सारणिक 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर ये 3/3 का है। तो यहाँ पर आ जाएगा A11 A12 A13, इस तरह से A21 A22 A23, फिर यहाँ पर A31 A32 और A33। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में स्थित अवयव जो है ये इस तरह से यहाँ पर ये इसे दर्शाता है, यहाँ पर ये इसे और यहाँ पर ये इसे दर्शाता है। तो हम इस तरह से प्रत्येक अवयव के उप सारणिक एवं सहखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले हम उप सारणिक ज्ञात करेंगे। तो पहले हम A11 का उप सारणिक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा M11 बराबर, इसका मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो बचेगा 1 0 0 1। तो यहाँ पर आ जाएगा सारणिक 1 0 0 1। फिर यहाँ पर M11 बराबर इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 0। तो यहाँ से M11 का मान आ जाएगा 1। तो अब हम इसी तरह से A12 का उप सारणिक M12 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो बचेगा 0 0 0 1। तो यहाँ पर आ जाएगा सारणिक 0 0 0 1। तो यहाँ से M12 बराबर इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0। फिर यहाँ पर M12 बराबर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 0। तो अब हम A13 का उप सारणिक M13 याद करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 0 1 0 0। यहाँ पर आ जाएगा सारणिक 0 1 0 0। तो यहाँ से M13 बराबर इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0। तो यहाँ से M13 बराबर हम इन्हें घटाएंगे तो यहाँ से बराबर आ जाएगा 0। फिर इसी तरह से हम A21 का उप सारणिक मतलब M21 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0। तो यहाँ से M21 बराबर आ जाएगा 0। फिर A22 का उप सारणिक M22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 0। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 1। तो अब हम M23 ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0। तो यहाँ पर M23 का मान आ जाएगा 0। फिर इसी तरह से M31, तो यहाँ पर इसका मतलब है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0। तो यहाँ से M31 का मान आ जाएगा 0। फिर M32 बराबर इसका मतलब है थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 0। तो यहाँ से M32 का मान आ जाएगा 0।
फिर M33, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 0। तो यहाँ से M33 का मान आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने उपसारणिक तो ज्ञात कर लिया, तो अब हम सहखंड ज्ञात करेंगे। तो हम A11 का सहखंड ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा A11 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणा M11। फिर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 और यहाँ पर घात सम है इसलिए ऋण हट जाएगा, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा M11 का मान आया है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 1, फिर 1 का 1 में गुणा, तो यहाँ से इसका उत्तर आ जाएगा 1। इसी तरह से A12 का सहखंड, यहाँ पर आ जाएगा A12 बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 2 गुणा M12। फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 3 और यहाँ पर घात विषम है इसीलिए इसका मान ऋणात्मक ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा हम इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर M12 का मान आया है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा 0। फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा 0। फिर A13 का सहखंड, यहाँ पर आ जाएगा A13 बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 3 गुणा M13। फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 4 और यहाँ पर घात सम है इसलिए ऋण हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा हम इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर M13 का मान है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 0, फिर इसका इसमें गुणा, तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा 0। इसी तरह से A21 बराबर यहाँ पर ऋण 1 की घात 2 धन 1 गुणा M21। फिर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 3 और यहाँ पर घात विषम है इसीलिए ये ऋणात्मक ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा हम इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर M21 का मान है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा 0, फिर इनका गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर A22 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 2 गुणा M22। फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 4 और यहाँ पर घात सम है इसलिए यहाँ पर ऋण हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा हम इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पर M22 का मान है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा 1, फिर इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 1। फिर यहाँ पर A23 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 3 गुणा M23। फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 5 और यहाँ पर घात विषम है इसीलिए ये ऋणात्मक रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 0। फिर A31 बराबर ऋण 1 की घात 3 धन 1 गुणा M31। फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 4 और यहाँ पर घात सम है इसलिए यहाँ पर ऋण हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा इसका मान है 0, तो यहाँ पर 0, फिर इनका गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर A32 बराबर ऋण 1 की घात 3 धन 2 गुणा M32। फिर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 5 और यहाँ पर घात विषम है इसलिए इसका मान ऋणात्मक ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर इनका गुणा, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 0। फिर A33 बराबर ऋण 1 की घात 3 धन 3 गुणा M33। फिर इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 6 और यहाँ पर घात सम है इसलिए ऋण हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा इसका मान है 1, तो यहाँ पर 1, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने पहला तो हल कर लिया, तो अब हम दूसरा हल करेंगे, और जैसे हमने इसमें इनके प्रत्येक अवयव के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात किए उसी तरह से हम इसमें भी इनके प्रत्येक अवयव के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा दूसरा, और हम लिखेंगे दिया है सारणिक 1 0 4 3 5 ऋण 1 0 1 2। तो पहले हम A11 का उपसारणिक ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा M11, तो यहाँ पर इसका मतलब फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 ऋण 1, फिर ऋण का ऋण में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 धन 1, तो यहाँ से M11 का मान आ जाएगा 11। फिर M12, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण 0, तो यहाँ से M12 बराबर आ जाएगा 6। फिर यहाँ पर M13 बराबर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 0, तो यहाँ से M13 बराबर आ जाएगा 3। फिर इस तरह से M21 बराबर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 4। फिर यहाँ से M21 बराबर आ जाएगा ऋण 4। फिर यहाँ से M22 बराबर यहाँ पर
ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 0, तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 2। फिर M23 बराबर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण 0, फिर M23 का मान आ जाएगा 1। इसी तरह से M31, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण यहाँ पर 20, तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा ऋण 20। फिर यहाँ पर M32 बराबर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 ऋण यहाँ पर 12, तो यहाँ से M32 बराबर आ जाएगा ऋण 13। फिर M33 बराबर यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 ऋण 0, तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमने उप सारणी ज्ञात कर दिया, तो हम सखंड ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा A11 बराबर यहाँ पर ऋण 1 की घात 1 धन 1 गुणा M11, और यहाँ पर इसका मान आया है 11, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 1 गुणा 11, फिर 11 का इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। फिर इसी तरह से A12 बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 2 गुणा M12, और यहाँ पर इसका मान आया है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर ऋण 1 गुणा 6। फिर हम इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 6। फिर यहाँ पर A13 बराबर ऋण 1 की घात 1 धन 3 गुणा M13, और यहाँ पर इसका मान आया है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा बराबर 1 गुणा 3। फिर हम इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 3। फिर A21 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 1 गुणा M21, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान है ऋण 4, तो यहाँ पर ऋण 4। फिर हम इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 4। फिर A22 बराबर यहाँ पर ऋण 1 की घात 2 धन 2 गुणा M22, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा इसका मान है 2, तो यहाँ पर 2। फिर हम इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 2। फिर A23 बराबर ऋण 1 की घात 2 धन 3 गुणा M23, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान है 1, तो यहाँ पर 1। फिर हम इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा ऋण 1। फिर यहाँ से A31 बराबर ऋण 1 की घात 3 धन 1 गुणा M31, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा इसका मान है ऋण 20, तो यहाँ पर ऋण 20। फिर इनका गुणा, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 20। फिर यहाँ पर A32 बराबर ऋण 1 की घात 3 धन 2 गुणा M32, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान है ऋण 13, तो यहाँ पर ऋण 13। फिर इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 13। फिर A33 बराबर ऋण 1 की घात 3 धन 3 गुणा M33, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा इसका मान है 5, तो यहाँ पर 5। फिर हम इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर हमने इसमें दोनों सारणी के प्रत्येक अवयव के उप सारणी के सखंड ज्ञात कर लिए हैं। तीसरा, दूसरी पंक्ति के अवयव के सखंडों का प्रयोग करके डेल बराबर सारणी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें दूसरी पंक्ति के अवयव के सखंड को ज्ञात करना है, फिर उसकी सहायता से इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है डेल बराबर सारणी 5 3 8 2 0 1 1 2 3। तो हम इसमें इसका मान दूसरी पंक्ति के अवयव के सखंड का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति है ये, तो सबसे पहले हम इस पंक्ति के प्रत्येक अवयव के सखंड ज्ञात करेंगे, फिर हम उसकी सहायता से इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये है A21, ये है A22 और यहाँ पर ये है A23। तो हम लिखेंगे यहाँ A21 बराबर 2, A22 बराबर 0 और A23 बराबर 1। तो यहाँ पर अब हम दूसरी पंक्ति के प्रत्येक अवयव के सखंड ज्ञात करेंगे। तो पहले हम A21 ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 धन 1 गुणा M21। फिर हम इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 3 और यहाँ पर घात विषम है इसीलिए इसका मान ऋणात्मक ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर इसका इसमें गुणा, ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 ऋण 16, फिर हम 9 में 16 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 7। फिर हम इन दोनों को गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 7। फिर हम A22 ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 धन 2 गुणा M22। फिर हम इसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर घात सम है इसलिए ऋण हट जाएगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा
फिर हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, फिर इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 ऋण 8, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 7। फिर हम A23 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 धन 3 गुणा M23, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर घात विषम है इसीलिए इसका मान ऋणात्मक ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 गुणा इसका मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, फिर इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 ऋण 3, फिर हम 10 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7, फिर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 7। तो यहाँ पर हमने इनके सहखंड ज्ञात कर लिए हैं, तो अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। तो डेल बराबर, तो यहाँ पर इनका मान ज्ञात करने का सूत्र होता है A21 गुणा A21 धन A22 गुणा A22 धन A23 गुणा A23। तो यहाँ से डेल बराबर हम इनमें इनका मान रखेंगे तो यहाँ पर इसका मान है 2 और यहाँ पर इसका मान है 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 7 धन इसका मान है 0 और इसका मान है 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 गुणा 7 धन इसका मान है 1 और इसका मान है ऋण 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा ऋण 7। तो यहाँ से डेल बराबर हम इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 धन यहाँ पर 0 धन यहाँ पर ऋण 7, फिर ऋण का धन में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 7। तो यहाँ से डेल बराबर हम 14 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14 ऋण 7, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर इस सारणी का मान आया है 7। 4 तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल बराबर सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें इस सारणिक के तीसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव के सहखंड को ज्ञात करके इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है डेल बराबर सारणिक 1 x y z 1 y z x 1 z x y। यहाँ पर यह तीसरे स्तंभ के अवयव, तो यहाँ पर यह है A13, यह है A23 और यहाँ पर यह है A33। तो यहाँ पर A13 बराबर आ जाएगा YZ, A23 बराबर ZX और A33 बराबर XY। फिर यहाँ पर अब हम इनके सहखंड ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A13 बराबर, ये हो जाएगा ऋण 1 की घात 1 धन 3 गुणा M13। फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 4 और यहाँ पर घात सम है इसलिए ऋण हट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा M13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा Z ऋण Y, फिर इनका गुणा करेंगे तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा Z ऋण Y। तो इसी तरह से अब हम A23 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 2 धन 3 गुणा M23, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 5 और यहाँ पर घात विषम है इसलिए इसका मान ऋणात्मक ही रहेगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा ऋण 1 गुणा M23 मतलब ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा Z ऋण X, फिर ऋण 1 का इसमें गुणा तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा X ऋण Z, फिर यहाँ पर A33 बराबर ऋण 1 की घात 3 धन 3 गुणा M33, हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 की घात 6 और यहाँ पर घात सम इसलिए ऋण हट जाएगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 1 गुणा M33 का मान, तो यहाँ पर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा Y ऋण X, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा Y ऋण X। तो यहाँ पर हमने तीसरे स्तंभ के प्रत्येक अवयव के सहखंड ज्ञात कर लिए हैं। तो अब हम इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डेल बराबर A13 गुणा A13 धन A23 गुणा A23 धन A33 गुणा A33। तो यहाँ से डेल बराबर हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे तो यहाँ पर A13 का मान है Y गुणा Z और इसका मान है Z ऋण Y। तो यहाँ पर आ जाएगा Y गुणा Z गुणा में Z ऋण Y धन इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर A23 बराबर है Z गुणा X और यहाँ पर इसका मान है X ऋण Z। तो यहाँ पर आ जाएगा Z गुणा X गुणा X ऋण Z धन इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर A33 का मान है X गुणा Y और यहाँ पर इसका मान है Y ऋण X। तो यहाँ पर आ जाएगा X गुणा Y ऋण X। तो यहाँ से डेल बराबर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Y Z का वर्ग ऋण यहाँ पर Y का वर्ग Z धन इसका
इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जेड एक्स का वर्ग ऋण यहाँ पर जेड का वर्ग एक्स धन इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स गुणा वाई का वर्ग ऋण यहाँ पर एक्स का वर्ग गुणा वाई। तो यहाँ से डेल बराबर हम इसमें से एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, फिर अंदर में आ जाएगा वाई का वर्ग ऋण यहाँ पर जेड का वर्ग, फिर हम इसमें से ऋण वाई जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण वाई गुणा जेड, फिर यहाँ पर आ जाएगा वाई ऋण जेड, फिर हम इसमें से और इसमें से ऋण एक्स का वर्ग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक्स का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा वाई ऋण जेड। तो यहाँ से डेल बराबर अब हम इस पूरे में से वाई ऋण जेड को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वाई ऋण जेड, यहाँ पर आ जाएगा एक्स और हम इसे लिख सकते हैं वाई ऋण जेड गुणा वाई धन जेड। यहाँ पर हमने इसमें से वाई ऋण जेड का कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा वाई धन जेड, तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा वाई धन जेड ऋण यहाँ पर आ जाएगा वाई गुणा जेड ऋण यहाँ पर एक्स का वर्ग। तो यहाँ से डेल बराबर वाई ऋण जेड, यहाँ पर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स गुणा वाई धन यहाँ पर एक्स गुणा जेड ऋण यहाँ पर है वाई गुणा जेड ऋण यहाँ पर है एक्स का वर्ग। तो यहाँ से डेल बराबर वाई ऋण जेड, हम इसमें से वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वाई, फिर अंदर में बचेगा एक्स ऋण जेड, फिर हम इसमें से ऋण एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण एक्स, फिर अंदर में एक्स ऋण जेड। तो यहाँ से डेल बराबर वाई ऋण जेड, हम इसमें से एक्स ऋण जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स ऋण जेड, फिर यहाँ पर आ जाएगा वाई ऋण एक्स। तो यहाँ से डेल बराबर हम इसमें से और इसमें से ऋण कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण गुणा ऋण, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर धन हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्स ऋण वाई गुणा वाई ऋण जेड गुणा यहाँ पर आ जाएगा जेड ऋण एक्स। तो यहाँ पर सारणिक का मान आया है डेल बराबर एक्स ऋण वाई गुणा वाई ऋण जेड गुणा जेड ऋण एक्स। 5 यदि डेल बराबर सारणिक a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 और aij का सहखंड aij हो तो डेल का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। तो हमें इसमें बताना है कि जब aij का सहखंड aij हो मतलब सारणिक में उपस्थित अवयव जैसे a11 तो a11 का सहखंड a11 हो तो हमें बताना है कि इनमें से किस सूत्र की सहायता से हम डेल का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम उसमें उपस्थित अवयव का गुणा उसके सहखंड से करते हैं और यहाँ पर यदि अवयव aij है तो उसका सहखंड भी aij होगा, मतलब यदि अवयव a11 है तो उसका सहखंड भी a11 होगा, मतलब यहाँ पर इन दोनों के रो और कॉलम एक जैसे होंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इन चारों में से किस में अवयव के वो उनके सहखंड के रो और कॉलम एक जैसे हैं। तो यहाँ पर 1 1 है लेकिन यहाँ पर 3 1 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा उत्तर नहीं है। फिर यहाँ पर 1 1 है और यहाँ पर भी 1 1 है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसमें भी वैसा ही है, तो यहाँ पर 1 2 है लेकिन यहाँ पर 2 1 आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर इसमें भी रो और कॉलम एक जैसे नहीं है, तो यहाँ पर ये भी हमारा सही उत्तर नहीं है। फिर यहाँ पर ये 2 1 है और यहाँ पर ये 1 1 है, तो यहाँ पर इन दोनों के रो और कॉलम एक जैसे नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये भी हमारा उत्तर नहीं है। फिर यहाँ पर 1 1 है और यहाँ पर 1 1 है, तो हम देखते हैं कि अगले में भी वैसा है या फिर नहीं। तो यहाँ पर भी 2 1 है और यहाँ पर भी 2 1 है और यहाँ पर भी 3 1 है और यहाँ पर भी 3 1 है, तो यहाँ पर इन सभी में इनके रो और कॉलम एक जैसे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा सही उत्तर है डी।